हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदी की व्याख्या करते हुए चलेंगे थोड़ी थोड़ी हम सभी क्वेश्चंस में। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। यानी हमें एक वाक्य दे दिया है और अब इसमें विशेषण पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें विशेषण पूछा है। एग्जामिनर चाहे तो हमें सर्वनाम भी पूछ सकता है, संज्ञा भी पूछ सकता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है परिमाणवाचक, बी ऑप्शन है संख्यावाचक, सी ऑप्शन है गुणवाचक और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक में क्या होता है, नापतोल से संबंधित होता है, यानी नापतोल जहाँ पर किया जाता है वो परिमाणवाचक है। दूसरा है संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या दी हुई होती है या गिनती के बारे में बताया हुआ होता है वो संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है गुणवाचक विशेषण, यानी किसी के गुणों के बारे में बता रहे हैं, जैसे नया, पुराना, ये क्या है, गुणवाचक। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम उसे बोलते हैं जिसमें संज्ञा से तुरंत पहले किसका, सर्वनाम का प्रयोग होता है, वो है सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण की परिभाषा देखो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें यह क्या है, सर्वनाम है। लड़का क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा है और संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम आया है, और सार्वनामिक विशेषण ही ये है कि संज्ञा से तुरंत पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। तो इस वाक्य में हमें विशेषण पूछा है कि कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। अव्वल आया है तो ये इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है यहाँ पर सर्वनाम, तो इसे ही हम सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। हमें स्त्रीलिंग दे सकता है, पुल्लिंग दे सकता है, दोनों को मिला के पूछ सकता है। तो हमें जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करना हो तो वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका सीधे सीधे पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका बिना वाक्य में प्रयोग किए हम नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, श्रीलंका, श्रीलंका जीत गई, जीत गई यानी क्या है, स्त्रीलिंग है। मकई, मक्का से बना है मकई, तो मकई की रोटी, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। उर्दू भाषा, तो ये स्त्रीलिंग है। और चौथा है बाजरा खाया जाता है, यानी बाजरा खा रहा हूँ, तो बाजरा क्या है, पुल्लिंग है, और इसमें पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इस तरह से हमें वाक्य को अलग करते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी बाजरा क्या है, पुल्लिंग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। अयोगवाह यानी जो अयोग्य नहीं है, जैसे ए और आ स्वर हैं, ई और छोटी ई और बड़ी ई भी स्वर हैं, ऊ और बड़ा ऊ भी स्वर हैं, लेकिन अंग और अ है, अंग को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अ को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो ये अयोगवाह एक तो अनुस्वार में टूटेगा और एक किस में टूटेगा, विसर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर राइट होगा। और इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के बारे में बताओ, तो अग्र स्वर होता है वो हमेशा दोनों ई होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये चारों किस में आते हैं, अग्र स्वर में। मध्य स्वर में आपका ए आ जाएगा, और पश्च स्वर में क्या आएगा, आ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये पांच किस में आएंगे, पश्च स्वर में। तो ऐसे हमें कनेक्ट करते हुए चलना है, लिंक करते हुए चलना है हर चीज़ को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पहली बात तो संधि होती है वो वर्णों के मेल से होती है। वर्ण क्या, जैसे फर्स्ट इसको हम तोड़ेंगे, कपीस को, कपी धन ईस,
तो कपी में छोटा ई आएगा और एक बड़ी ई है, तो ये जो पी वाला ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं। और ये संधि कौन सी हो गई अपनी, दीर्घ संधि, यानी जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो रहा है वो स्वर संधि है, तो इसमें अपनी दीर्घ संधि है कपीस में। नेक्स्ट देखिए, मंद बुद्धि शब्द में समास पूछा है हमें समास क्या है, पदों की प्रधानता के आधार पर भी पूछा है कि उत्तर पद, पूर्व पद या अन्य पद। तो पूर्व पद में कौन सा आता है, अव्ययी भाव। उत्तर पद में कर्मधारी आएगा आपका, तत्पुरुष आएगा, दिग्गु आएगा, और अन्य पुरुष में कौन आएगा, बहुव्रीहि आएगा। और जिसमें दोनों पद समान हो वो क्या आएगा, द्वंद्व। तो देखिए ए ऑप्शन है अपना कर्मधारय समास, यानी विशेषण और विशेष्य, उपमान या उपमेय की जिसमें विशेषता बताई जाती है वो क्या है, कर्मधारय समास। तो मंद बुद्धि का अर्थ होता है कि मंद है जो बुद्धि है, जो जहाँ पर लगेगा वो क्या है, कर्मधारय समास में आएगा। तो इसका ऑप्शन तो अपना ए वाला राइट होगा, लेकिन बी वाला भी देख लेते हम। तत्पुरुष समास होता है, उसमें परसर्ग का लोप होता है, जैसे कर्ता कारक चिन्ह जितने भी होते हैं वो पूछे जाते हैं। सी है अव्ययी भाव समास, इसमें उपसर्ग दिया हुआ मिलेगा आपको, यानी और जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति मिलेगी, तो ये अव्ययी भाव। डी है बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में क्या, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे हमें दशानंद देके पूछ ले, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसका ऑप्शन नंबर अपना क्या है, ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्याचार में उपसर्ग है, अत्याचार हमें शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग होता है वो अपना किसमें, वाक्यांश में, शब्दांश में होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें ए ऑप्शन देखिए, अति उपसर्ग है, या चार उपसर्ग है, या सी है ए उपसर्ग है, या डी है अत उपसर्ग है। तो पहले तो हम इसके टुकड़े करते हैं। अत्याचार हमें शब्द दिया है, इसका हमें टुकड़ा करना है। अति धन आचार, यानी इसमें क्या है, संधि है। संधि भी कौन सी, यण संधि, जहाँ पर भी आपको य र ल तीनों के आगे अगर आपको आधा वर्ण मिल जाता है तो वो क्या होगी, यण संधि। देखिए इसमें य के पहले क्या है, त है, अगर र है या ल है उसके पहले भी अगर आधा वर्ण आपको मिल रहा है तो वो क्या है, यण संधि। तो इसमें अति धन आचार, अति क्या है, उपसर्ग है, और आचार इसके टुकड़े करने पर अत्याचार शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लिखाई शब्द में प्रत्यय है, लिखाई लिखना से बना है, तो लिखाई में पूछा है, तो इसका टुकड़ा हम करेंगे लिख धन आई। ई उपसर्ग है, आई उपसर्ग है, लिखा उपसर्ग है, या आई प्रत्यय पूछा है, इसमें उपसर्ग नहीं पूछा है। तो लिख धन आई, आई क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, उपसर्ग होता है वो पहले जुड़ता है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो आई इसमें क्या है, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चांदनी शब्द का तत्सम रूप पूछा है। हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, तत्सम दे देंगे शब्द, या तद्भव दे देंगे, या देशज दे देंगे। विदेशज वगैरह ये बाद में देते हैं, ये बहुत कम आते हैं, लेकिन तत्सम और तद्भव ज़्यादा देते हैं। इससे आगे अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो क्या है, देशज शब्द दे देगा। तो तत्सम वाले शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं, उनसे जो हिंदी का रूप बन रहा है वो क्या है, तद्भव। और देशज जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं वो क्या है, देशज शब्द। तो देखिए चांदनी शब्द का तत्सम रूप है, चांदनी क्या है, अपने आप में तद्भव है, और इसका पूछा है तत्सम। चांदनी, चांदनी का चांदनी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो तद्भव है खुद में। चंद्रा,
चंद्रिका या चंद्राणी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तत्सम रूप होता है चंद्रिका और उसी से क्या बना है, चांद, चांदनी। और ऐसे ही देखिए तत्सम रूप होता है अपना अग्नि और उसी से क्या बना है, आग। क्वेश्चन नंबर 9, देशज शब्द हैं, यानी जो ना तो तद्भव है ना ही तत्सम है, वो क्या है, देशज। जो अपनी क्षेत्रीय भाषा के, प्रादेशिक भाषा के, अपनी बोलचाल के हैं, वो क्या है, देशज शब्द। तो पानी, बहस, धड़ाम, तमाशा। तो धड़ाम शब्द क्या है, यहाँ पर देशज शब्द है, क्योंकि हम अपनी बोलचाल की भाषा में वो धड़ाम से गिर गया, तो ये क्या है, देशज। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अव्यय शब्द कौन सा है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं, एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जिन शब्दों में लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी को ही हम संज्ञा के रूप, ये अव्यय के रूप में जानते हैं। तो इसमें से देखिए, घर क्या है, संज्ञा है। गरम क्या है, विशेषण है। अहंकार क्या है, अहंकार संज्ञा हो गया अपना। और किंतु, किंतु, परंतु, ये क्या है, अव्यय, क्योंकि इनका लिंग वचन के, लिंग बदल के देखो, वचन बदल के देखो, काल बदल के देखो, किंतु का किंतु ही रहेगा। तो ये क्या है, अपना अव्यय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। कागज के घोड़े बनाना, बहुत मेहनत करना, नकली घोड़े दौड़ाना, या व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो कागज के घोड़े बनाना, जैसा शब्द दिया है वैसा का वैसा उसका आंसर कभी नहीं होगा, कुछ अलग ही हटके दिखेगा। तो देखिए, बहुत मेहनत करना, ये भी नहीं है। नकली घोड़े दौड़ाना, ये भी नहीं है। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये तो कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें सरल वाक्य कौन सा है। देखो, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य होता है उसमें 2 क्रिया होती हैं। और जो मिश्र वाक्य होता है इसमें प्रधान और आश्रित ऐसे उपवाक्य दिए हुए रहते हैं आपको। तो श्याम चला गया, जाना एक ही क्रिया इसमें। मोहन आया और खाना खाकर सो गया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य। तीसरा है, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, तो जब और तब, ये क्या है, मिश्र वाक्य। जब वह गाना गाएगा तब सोहन आएगा, यानी ये भी क्या है, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य की पहचान तो हमेशा देख लेना, वाक्य आपको सिंपल मिलेगा, सरल ही मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ मिलेगा। संयुक्त का यानी योजक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा, या जोड़ के जो बनाते हैं उसको संयुक्त वाक्य, जैसे और है, किंतु है, परंतु है, 2 वाक्य के बीच में। सीता आई और वह चली गई, और शब्द से जुड़ा हुआ है दूसरा वाक्य, तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। और जब भी आपको मिश्रित वाक्य देखने को मिले या मिश्र वाक्य, क्यों, जबकि, यदि, तो, ये मिले आपको, जब, तब, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। तो इसमें हमें पूछा है सरल वाक्य, तो फर्स्ट नंबर वाला श्याम चला गया। बाकी सेकंड नंबर वाला किसका है, संयुक्त वाक्य का है। थर्ड नंबर वाला मिश्र वाक्य का है। फोर्थ नंबर वाला भी क्या है, मिश्र वाक्य। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इच्छार्थक वाक्य है, जहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है, तो वो क्या है, इच्छार्थक वाक्य, यानी किसी के लिए बहुत अच्छा बोला जाएगा। तो सौरभ को बुलाओ, सौरभ को बुलाओ, इसमें कोई इच्छा व्यक्त नहीं हो रही है। तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय में अवकाश है, यानी तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, मंगलमय, ये सब जो वाक्य होते हैं ये क्या, किस में आते हैं, इच्छार्थक में। 14 नंबर,
किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो इसमें आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य पूछा है कि कौन सा वाक्य होगा। तो मिश्र और संयुक्त, क्योंकि किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और से शुरू हो रहा है। तो जहाँ मैंने बताया कि और हो, किंतु, परंतु, ये शब्द जहाँ पर भी हो, तथा, एव, इसलिए, अतः, ये क्या है संयुक्त वाक्य के। तो और मिला है, पहला वाक्य तो अपना क्या हो गया संयुक्त। दूसरा है हरि भी, क्योंकि, यहाँ क्योंकि से जुड़ रहा है। तो जो, जब, तब, क्योंकि, इन वाक्यों से अगर वाक्य है बन रहा है तो वो क्या है मिश्र वाक्य में जाएगा। तो फर्स्ट अपना देखिए मिश्र, संयुक्त, मिश्र, संयुक्त मिश्र और केवल मिश्र। तो इसमें थर्ड ऑप्शन अपना क्या होगा मिश्र। अगर पहले क्योंकि आता और बाद में और आता तो ये क्या हो जाता मिश्र और संयुक्त होगा। लेकिन अपना थर्ड ऑप्शन नंबर क्या है सही है। मोहन गरम दूध पी गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। मोहन गरम दूध पी गया, गरम, ठंडा, ये क्या है विशेषता बता रहे हैं किसी चीज की। यहाँ पर मोहन क्या है संज्ञा है। अब दूध की विशेषता क्या बताई जा रही, दूध कैसा है गरम है। तो गरम दूध किस में आ गया विशेषण में, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। तो ये क्या है यहाँ पर विशेषण पदबंध। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये हमें शिक्षा शास्त्र से पूछा है, पेडागोजी का। देखिए, तीव्र गति से पढ़ जाना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ में पढ़ना, या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। यानी उच्च प्राथमिक स्तर की बात कही है 6 to 8 की स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो कौन सा वाक्य इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तीव्र गति से पढ़ना, अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, वो तो एक सस्वर वाचन के रूप में हो गया। सेकंड है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, जो लिखी हुई सामग्री दे दी हमें उसमें हम शब्द ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है कोई समझ कर पढ़ने का मतलब नहीं है। थर्ड है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ में पढ़ना, अगर हम बोल बोल के शुद्ध उच्चारण के साथ में पढ़ेंगे तो अर्थ कहाँ समझ में आएगा। फोर्थ है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। डी नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पर अपना राइट है, क्योंकि ये ही समझ कर पढ़ने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना, मौन पठन के विषय में धारणा है। एक होता है सस्वर वाचन, एक सस्वर पठन, मौन पठन। तो पठन को हम वाचन भी बोलते हैं। तो देखिए सस्वर में तो हम मुख से ध्वनि जो बाहर निकलती है, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ, वो क्या है सस्वर पठन। और एक हम अपने मन के अंदर ही पढ़ते हैं, वो क्या है मौन पठन, यानी बिना किसी से बोले हुए मुख से बाहर जो ध्वनि नहीं निकलेगी वो मौन पठन। और अगर मुख से बाहर ध्वनि निकल रही है तो वो क्या है सस्वर पठन। तो इसमें ऑप्शन देखिए अपना फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। मौन पठन की बात कही है तो धीमी गति और जल्दी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने पास में। सेकंड है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। थर्ड ऑप्शन है पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से बाहर निकलती है और इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से बाहर निकलती है, क्योंकि मौन वाचन के अंदर हमें ध्वनि बाहर निकालनी नहीं है, ये ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया। फोर्थ है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम पहले करें या बाद में करें। तो सेकंड नंबर वाला एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, यानी हम पूरा ध्यान उसी जगह लगा लेते हैं। जब भी हम मौन पठन करते हैं तो हम बिना मुख से ध्वनि निकाले हुए करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारे दिमाग के अंदर दौड़ती रहती है, एकाग्रचित हो जाते हैं हम हर चीज़ के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को तो हमारी पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए 12 इंच की।
19 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। 18 बोलियां अपनी क्या है? हिंदी भाषा में बोलियां हैं। और अगर 22 कोई देखना चाह रहा है तो 22 प्रादेशिक भाषाओं की हैं, जबकि हिंदी की बोलियां पूछी जा रही हैं तो यहाँ पर क्या है? 18। 20 है, गद्य पाठ योजना से संबंधित नहीं है। एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। तो गद्य से में क्या होता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सस्वर वाचन, गृह कार्य। तो हमें पूछा है कि गद्य पाठ योजना से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन को देखते हुए चलिए। प्रस्तावना फर्स्ट ऑप्शन है अपना। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? पाठ्यस्थापना भी कहते हैं। और इसमें क्या है? पूर्व ज्ञान का जो हम अनुभव ले रहे हैं वो प्रस्तावना के अंदर आएगा। प्रस्तुतिकरण है, इसको हम विषय स्थापना भी कहते हैं, तो इसमें नवीन ज्ञान का आएगा। थर्ड है सस्वर वाचन, यानी वाचन दो प्रकार का बताया था, मौन वाचन, सस्वर वाचन। मौन वाचन में मन के अंदर पढ़ा जाता है, सस्वर वाचन में मुख से ध्वनि बाहर निकाली जाती है। और सस्वर वाचन है वो किसका है? पद्य की पाठ योजना का है, ना कि गद्य की। और डी है अपना गृह कार्य। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है अपना, ये पद्य से संबंधित है, बाकी जो तीनों हैं वो गद्य से संबंधित हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श अभिनय किया जाता है। आदर्श जहाँ पर भी नाम आता है, आदर्श वाचन हो या आदर्श अभिनय हो, वो हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आदर्श आया ही किसके लिए है? शिक्षक के लिए। तो देखिए, छात्र द्वारा, शिक्षक द्वारा, अभिभावक द्वारा, शिक्षक या छात्र द्वारा। तो आदर्श किसके लिए आएगा? शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर्बर्ट उपागम के पद हैं। एक हम पढ़ते हैं हर्बर्ट की पंचपदी योजना, तो ये वो ही है कि इसमें उपागम पूछे हैं। तो हर्बर्ट के उपागम 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना या संबंध होता है, और फोर्थ है सामान्यीकरण, और फिफ्थ क्या है? प्रयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो 5 होती हैं। इसमें पूछा है कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है? मुंह से, कान से, आँख से व कान से, और डी ऑप्शन है अपना आँख से। तो देखिए, मुंह से होता है, कान से होता है, आँख से होता है, लेकिन सी वाला ऑप्शन हमें देखिए, कान व आँख। नाटक जब भी कोई हमें दिखाएगा तो हम कान से सुनेंगे भी और आँख से देखेंगे भी, तो दोनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं? थर्ड वाले में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो संरचना के आधार पर कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड, आज्ञार्थक वाक्य, ये नहीं होता है। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये तीनों हमेशा साथ में मिलेंगे, जबकि आज्ञार्थक है वो संरचना के आधार पर नहीं है। 25 है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, यानी शिक्षण कौशल जो है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना जो भी है, उनका उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, या दोनों, या कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल का उपयोग हम कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं और कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या होगा? राइट। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? समास होता है वो पदों में होता है, और पदों की प्रधानता के अनुसार पूछा है कि कोई समास है उसमें दोनों शब्द प्रधान हो रहे हैं, दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, तो वो कौन सा है? द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही। इसमें ज़्यादातर आपको विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, योजक चिन्ह देखने को मिलेंगे, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये क्या है अपने विलोम शब्द के रूप में देख लो या योजक चिन्ह के रूप में देख लो।
द्विगु समास में हमेशा संख्या का समाहार होगा। प्रधान समास जिसको केवल समास भी बोलते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें क्या उत्तर पद प्रधान होता है, कारक या परसर्ग का क्या होता है इसमें उपयोग किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। हमें जमीन का पर्यायवाची, 3 जमीन के पर्यायवाची दिए हैं, चौथा ऑप्शन दिया है कि नहीं है। कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। जमीन को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, जमीन को हम धरा भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, भूधरा भी बोलते हैं, धरणी भी जमीन को बोला जाता है, लेकिन विटप है वो जमीन को नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है अपना 3 यहाँ पर राइट होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार पूछा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक है, विस्मयादिवाचक बोधक है, या संकेतवाचक है, या प्रश्नवाचक है। संदेहवाचक में जहाँ पर संदेह या संख्या दर्शाई जाती है, संकेतवाचक में किसी की तरफ इशारा करके देखो वो आ रहा है तो संकेत किया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है, कोई बात पूछी जाती है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ। और विस्मयादिबोधक में आश्चर्य से मतलब जताया जाता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह के आगे जो चिन्ह है विराम, वो क्या है, विस्मयादिबोधक का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है कि जो भाषाई कौशल होते हैं 4, उसका लिखित अभिव्यक्त रूप है। लिखित वाला पूछा है हमें, तो 4 होते हैं जो भाषा कौशल होते हैं, वो अपने LSRW, यानी L मतलब लिसन, S मतलब स्पीक, R मतलब रीड और W मतलब राइट, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें भी इनके 2 रूप दिए गए हैं, एक ग्रहणात्मक कौशल, दूसरे हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं, सुन के हम किसी बात को ग्रहण कर रहे हैं और पढ़कर हम किसी बात को ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है, और हम बोलकर किसी बात को अभिव्यक्त करेंगे और लिखकर किसी बात को अभिव्यक्त करेंगे, तो ये दोनों क्या है, अपने अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो लिखित पूछा है, लिखित मतलब लिखना, तो सुनना, पढ़ना, उच्चरित होना, ये तो क्या है, लिखित वाला नहीं है, अपना डी ऑप्शन अपना राइट है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। एक तो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, कर्ता होता है और कर्ता का विस्तार होता है। दूसरा, इसको तो हम उद्देश्य बोलते हैं, और बाकी कर्ता के अलावा, उद्देश्य के अलावा जो पार्ट बचता है उसको हम विधेय बोलते हैं। तो देखिए, मेरा मित्र राकेश, राकेश का क्या है यहाँ पर, कर्ता। अब राकेश का जो विस्तार है, कर्ता है, कर्ता का जो विस्तार होगा वो क्या है, उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। तो मेरा मित्र तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार है। बहुत अच्छा चित्रकार है, यहाँ पर हमें पूछा है विधेय, तो उद्देश्य के अलावा जो बचता है वो क्या है, विधेय। तो मेरा मित्र राकेश, यहाँ तक तो हम उद्देश्य मानेंगे, इसके बाद में जो बच रहा है वो क्या है, बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या हो गया, विधेय। तो इसमें आज अपना यहीं तक है। आज जो मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो लगभग एग्जाम पैटर्न के ऊपर शामिल किए हैं कि इसी प्रकार से पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन करके सारे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।